हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लास पर। तो हमारी जो क्लास 10th में जो साइंस की सीरीज चली थी उसमें से 4 सेट हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सेट नंबर हमारा 5 है। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर इससे हम अपना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर फोकस दूरी तो हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया एक वस्तु के बराबर का आकार प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी आकार की वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी यू है उतनी क्या है हमारी वी। तो यू बराबर क्या हो जाएगा वी। अब इसको हम लेंस दिया गया तो 1/f बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v माइनस 1/u। और हम u की जगह क्या रख सकते हैं, यानी u बराबर हमारा क्या है उभी। तो u की जगह हम क्या रख सकते हैं उभी। जब इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो जब हल करके निकाल के लाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा 2/uv बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2f 2f बराबर uv। तो uv बराबर निकालेंगे तो हम f की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, कैसा होता है? एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक या कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो उत्तल लेंस का आवर्धन सदैव कैसा होता है एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया है एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता बताइए। देखो लेंस की क्षमता पूछा गया है और सब मैंने देखो जो होता है एक डायोप्टर बराबर क्या होता है 1 मीटर, और ये हमें इकाई दी किसमें की सेंटीमीटर में देगी। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा 0.2 मीटर। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है क्षमता बराबर पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। और इस प्रकार इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 5 डायोप्टर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। पूछा गया जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? रंग पूछा है कौन सा रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। तो जो हमारा होता है विग्योर, लास्ट में क्या जाता है रेड और स्टार्टिंग में क्या होता है बैगनी। तो इसका कलर क्या हो जाएगा बैगनी। सबसे कम न्यूनतम किसका विचलन रहेगा बैगनी का। और सबसे अधिक पूछा जाता तो कौन सा हो जाता लाल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है किसी पदार्थ एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4 ओम है सॉरी। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2 है तथा परिच्छेद क्षेत्रफल a/2 है, तो इसका प्रतिरोध होगा। तो इसमें प्रतिरोध पूछा गया और फॉर्मूला क्या होता है R बराबर रो L/A, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जब हम मान रखेंगे तो पहले हमें क्या दिया गया प्रतिरोध R दिया गया है, उसके बाद दूसरे जब रखेंगे सेम वही है तो लंबाई हम 2 रखेंगे और परिच्छेद क्षेत्रफल रखेंगे a/2। इस प्रकार जब मान रख करके हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 16 ओम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन किसी परपथ में किसी विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब पूछा गया किसी परपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। तो I² VI मतलब IR² और V²/R। तो इसका क्या हो जाएगा IR²। ये कैसा है IR², ये विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब किसी धारावाही चालक के कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा r के अनुक्रमानुपाती, r² के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r² के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका क्या हो जाएगा r² के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है। तो देखो जब सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं हम तथा क्षार लवण, तो उसमें क्या होता है जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो सब क्या कहलाते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। और जो OH निगेटिव देते हैं वो क्या कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं, सॉरी क्षारक। तो ये हमारा OH पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा OH कैसा हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धावन सोडा
कि एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो जल के अणुओं की धावन सोडा में जो जल के अणुओं की संख्या होती है 2, 5, 8, 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्रोमियम Fe2 दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन 2 और दिए गए वो देखते हैं। हीलियम He और Hg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। ये क्या है? अधातु नहीं है। नेक्स्ट वो देखते हैं। धातुओं के लिए सत्य नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दिए इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो धातुओं के लिए सत्य नहीं है? तो फर्स्ट दिया है धातु सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती है, धातुएं धनायन बनाती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धातुएं सदैव यौगिक बनाती हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल की अपक्रिया कराने पर बनता है, मतलब किसके साथ जल की अपक्रिया कराई जाए? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? जिप्सम। जब जिप्सम के साथ जल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। एथेनॉल की अगर सोडियम से अपक्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होती है? H2 गैस। नहीं, एथेनॉल की जब प्रक्रिया कराओगे तो हमेशा याद रखना H2 गैस ही बाहर निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। अब मानव लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखो वैसे मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। इसमें से डिवाइडेशन होता है 23 नर में पाए जाते हैं और 23 मादा में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से मानव के लिंग गुणसूत्र की पूछा गया तो इसमें कितने हो जाएंगे? ऑप्शन ए 23 हो जाएंगे। और जबको आपको पता है कि मेल में हमेशा XY पाए जाते हैं और फीमेल में XX दोनों पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोष की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन को कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोष की आवश्यकता के लिए जो खाद्य का विघटन होता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन, जनन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? देखो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। एक अग्र होता है, ठीक, एक मध्य होता है और एक पश्च होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो सोचने का काम होता है वो किस भाग में होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? अग्र मस्तक, मध्य मस्तक, पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क अग्र मस्तक का ही भाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? मतलब कौन सा ऐसा पुष्प है जो एक लिंगी होता है? गुड़हल, सरसों, मटर, पपीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मटर। एक लिंगी होता है मटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछा गया एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, कितनी % पहुंचती है? 0%, 10%, 50%, 100%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 50%। तो पोषी स्तर की उपलब्ध कार्बन की मात्रा होती है वो अगले पोषी स्तर तक कितनी पहुंचती है? 50%। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण उत्पाद होता है, मतलब पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उससे क्या क्या बनता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन ऑक्सीजन जल, ग्लूकोज ऑक्सीजन जल, वसा नाइट्रोजन जल, वसा कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन बनती है, ऑक्सीजन बनती है और जल बनती है। किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं? ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है तो आपको अगर याद होगा तो ठीक, नहीं तो इसका आंसर क्या था? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन भी नहीं है, जिब्रेलिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन। कैसा है? एक पादप हार्मोन नहीं है। तो आज के हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रीवियस क्लास में देख चुके तो आपको अनुभव हो चुका होगा कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और इस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सन 2025 में आने वाले 20 MCQ हम पूरे के पूरे कर सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।